गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच चल रहा था, जिसमें से पिछले वीडियो में आपको कंजक्शन बताया गया। अब लास्ट आपको 8वां जो पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका है इंटरजेक्शन, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे? विस्मयादि बोधक अव्यय। लिख लीजिए इंटरजेक्शन। विस्मयादि बोधक अव्यय इंटरजेक्शन, INTERJECTION इंटरजेक्शन, जिसको हम क्या कहेंगे? विस्मयादि बोधक अव्यय, ठीक है। विस्मयादि बोधक अव्यय। अगला आपका क्या है? इंटरजेक्शन, जिसको हम क्या कहेंगे? विस्मयादि बोधक अव्यय। The words which express sudden feelings of happiness, sadness, hatred, fear and wonder etc. are called interjection। यानी जो शब्द हृदय में उठने वाली अचानक भावनाओं जैसे प्रसन्नता, शोक, घृणा, भय तथा आश्चर्य आदि प्रकट करता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन कहते हैं, विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। डिफिनेशन देख लीजिए। द वर्ड्स व्हिच एक्सप्रेस sudden feelings of happiness, sadness, hatred, fear and wonder, etc. are called interjections। इंटरजेक्शंस आर कॉल्ड इंटरजेक्शंस। नोट डाउन नोट कर लीजिए डिफिनेशन, अब इसको याद कर लीजिएगा। The words which express sudden feelings of happiness, sadness, hatred, fear and wonder etc. are called interjections। यानी जो शब्द हृदय में, देख लीजिए, हृदय में उठने वाली अचानक भावनाएं जैसे प्रसन्नता, शोक, घृणा, भय तथा
आश्चर्य आज प्रकट करे, आश्चर्य आदि प्रकट करे, उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। उन्हें विस्मयादि The words which express sudden feelings of happiness, sadness, hatred, fear and wonder etc. are called interjections. जो शब्द हृदय में उठने वाली अचानक भावनाएं जैसे प्रसन्नता, शोक, घृणा, भय तथा आश्चर्य आदि प्रकट करे, उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। वो शब्द हृदय में उठने वाली अचानक भावनाएं जैसे प्रसन्नता, शोक, घृणा, भय तथा आश्चर्य आदि प्रकट करे, उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। समझ में आ रहा है? उन्हें क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। इन शब्दों का वाक्य के अन्य शब्दों से कोई संबंध नहीं होता है। इसमें के लास्ट में, वाक्य लास्ट में क्या लगाते हैं? मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन यानी विस्मयादि बोधक का चिन्ह अवश्य प्रयोग किया जाता है। इनके अंत में क्या होता है? विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग अवश्य किया जाता है। ठीक है, यानी हर्ष, शोक, उत्तेजना, आश्चर्य, घृणा आदि भावनाओं को व्यक्त करने वाले शब्द इंटरजेक्शन कहलाते हैं। ऐसा भी कह सकते हैं, हर्ष, शोक, उत्तेजना, आश्चर्य, घृणा आदि भाव को व्यक्त करने वाले शब्द इंटरजेक्शन कहलाते हैं। जैसे इसमें क्या है? हुर्रा, आहा, ब्रेवो, वेल डन, हेलो, गुड बाय, एलास, वाव, ये सब शब्द जो है लिखते हैं। इनके बाद मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन का प्रयोग किया जाता है, यानी विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगाते हैं, एक्सक्लामेशन मार्क का प्रयोग किया जाता है। ठीक, एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे ब्रेवो, यू हैव वोन द रेस। देखिए एग्जाम्पल क्या है? ब्रेवो, ब्रेवो, यू हैव वोन द रेस। रेस। यहाँ देखिए ब्रेवो क्या है? प्रसन्नता सूचक शब्द है, बहादुरी सूचक शब्द है। समझ में आ रहा है? इसमें क्या है? बहादुरी सूचक शब्द है ना। इसमें क्या किया गया है? प्रशंसा। क्या किया गया है? प्रशंसा। समझ में आ गया? उसके बाद हुर्रा, वी हैव वोन द मैच। देखिए दूसरा क्या है? हुर्रा। या इसके बाद जो है एक्सक्लेमेशन का मार्क जरूर लगाएंगे। समझ में आ रहा है? वी हैव वोन द मैच। वोन द मैच। समझ में आ गया? ये क्या है? प्रसन्नता सूचक शब्द, प्रसन्नता। ठीक, उसके बाद क्या है?
alas the king is no more। तीसरा क्या है? alas, देखिए the king is no more। The king is no more, ये क्या है? दुख सूचक शब्द है। क्या है? दुख सूचक शब्द। उसके बाद क्या है? ओ व्हाट ए टेरिबल एक्सीडेंट। चौथा देखिए, ओ व्हाट ए एक्सीडेंट। ठीक है, ये क्या है? भय। समझ में आ रहा है? तो देखिए ये क्या है? भय सूचक शब्द है। ठीक, जैसे देखिए पहला क्या है? प्रसन्नता सूचक है, प्रशंसा किया गया है, बहादुरी सूचक है, जिसमें क्या कहा गया है? ब्रेवो, यू हैव वोन द रेस। उसके बाद देखिए ब्रेवो के बाद एक्सक्लेमेशन का मार्क लगा है। उसके बाद दूसरा क्या? हुर्रा, ये प्रसन्नता सूचक है, वी हैव वोन द मैच। उसके बाद क्या है? अलास, दुख सूचक है, द किंग इज नो मोर। उसके बाद अगला है ओ व्हाट ए टेरिबल एक्सीडेंट। ठीक है, तो इस प्रकार जो है। अब इसके बाद क्या दिया गया है? आप देखिए कुछ निम्न कुछ शब्द समूह भी इंटरजेक्शन का कार्य करते हैं, जैसे वाव मी। कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो क्या करते हैं? इंटरजेक्शन का कार्य ही करते हैं। इसमें कौन कौन से हैं? वाव मी, फॉर सेम, ये भी क्या कर रहा है? इंटरजेक्शन का ही कार्य कर रहा है। वो वाव मी, फॉर सेम, गुड हेवेंस, गुड गॉड, वेल डन, ये सब क्या है? ये सब क्या है? इंटरजेक्शन का ही कार्य करते हैं। कुछ इंटरजेक्शन ऐसे भी हैं, जैसे जैसे क्या है? उसमें क्या है? हुर्रा, आहा, ब्रेवो, वेल डन, हेलो, गुड बाय, एलास, वाव, ओ, इंडीड, आहा, फेयरवेल, तो फारवेल। तो ये सब क्या है? या जो है वाव मी भी कह सकते हैं, फॉर सेम, या गुड हेवेंस, गुड गॉड, वेल डन, ये सब क्या है? इंटरजेक्शन का ही कार्य करते हैं। कुछ निम्न कुछ शब्द समूह भी, कुछ ये शब्द समूह हैं, कुछ शब्द समूह भी ऐसे हैं जो इंटरजेक्शन का कार्य करते हैं। समझ में आ रहा है? जिसमें से कौन कौन से हैं? वाव मी है, और सेम है, गुड हेवेंस है, गुड गॉड है, वेल डन है, एटसेट्रा इटीसी इत्यादि। इसके बाद भी कई हो सकते हैं। तो इसको ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तभी आप इसको समझ पाएंगे। ये जान लीजिए, ठीक है? वैसे भी जान लीजिए पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका ख़त्म हो गया है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको जो है नाउन भी बता दिया गया है पूरा, उसके बाद प्रोनाउन भी बता दिया गया है, एडजेक्टिव भी पूरा बता दिया गया, उसके बाद आपको वर्ब भी पूरा बता दिया गया, उसके बाद आपको एडवर्ब भी पूरा बता दिया गया, उसके बाद आपको प्रीपोजिशन भी पूरा बता दिया गया, उसके बाद आपको कंजक्शन भी पूरा बता दिया गया, उसके बाद आपको इंटरजेक्शन भी पूरा बता दिया गया। उसके बीच में प्रीपोजिशन और कंजक्शन के बीच में आपको आर्टिकल भी बताया गया था, आर्टिकल भी एडवर्ब के बाद बता दिए थे। उसके बाद आर्टिकल ए एन और डी तीनों बता दिया गया था, इंडेफिनिट आर्टिकल, डेफिनिट आर्टिकल। उसके पहले आपको जो है नंबर यानी वचन भी बता दिया गया था, जेंडर भी बता दिया गया है।
तो इस प्रकार आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच ख़त्म हो गया है, लेकिन ये है कि जब आप उसको पूरा पढ़ेंगे, पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच आप पूरा पढ़ लीजिए, नोट बना लीजिए, तभी आपको समझ में आएगा। समझ में आ रहा है? अब इसको आप पढ़ते रहिए। जैसे आपका टेंस भी पूरा पढ़ा दिए हैं हम, उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको पढ़ा दिया गया है, पूरा टेंस भी ख़त्म हो गया है, बीच बीच में जो कुछ और भी आता रहा उसको बताया गया। अब अगले टॉपिक से आपको जो है एक्टिव पैसिव पढ़ाया जाएगा। ठीक है, एक्टिव पैसिव, ठीक, यानी कर्तृवाच और कर्मवाच। पैसिव वॉइस आपको बताया जाएगा। इसमें से जो है पैसिव वॉइस, एक्टिव पैसिव यानी दो होते हैं, कर्तृवाच और कर्मवाच। तो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाया जाएगा, लेकिन इसके पहले आप ध्यान से पढ़ते रहिए, और जब ध्यान से आप पढ़ेंगे तभी आप समझ में आएगा, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है बहुत ही ज़रूरी चीज़ आप लोगों के लिए है। अब इस ज़रूरी चीज़ को जब आप पढ़ेंगे तभी जान पाएंगे। ग्रामर में इसकी आवश्यकता बहुत है, हर क्लास के बच्चों के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच ही मेन है। इसमें ग्रामर में दो ही चीज़ मेन है आपका, जिसमें से आपका ट्रांसलेशन और पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक, जब इसको आप पढ़े रहेंगे, ट्रांसलेशन में जब आप टेंस में पढ़े रहेंगे तभी आप नरेशन समझ पाएंगे, तभी आप पैसिव वॉइस समझ पाएंगे, एक्टिव पैसिव समझ पाएंगे। जब आपको टेंस नहीं आता रहेगा तो आप उसको समझ नहीं पाएंगे। ठीक, इसीलिए पूरा ध्यान से पढ़िए और होमवर्क घर पे करते रहिए। ये नहीं है एक्सरसाइज आप अपने आप करते रहिए, ये नहीं कि सब पढ़ा दिया गया और आप ध्यान नहीं देंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे। एक्सरसाइज आप घर पे करते रहिएगा, तभी आप उसको समझ पाएंगे और तभी आपको पूरा आएगा। ठीक, तो पूरा ध्यान से देखिए, पढ़िए। ठीक है, थैंक यू।